अच्छा जी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेल हैं, लास्ट टाइम भी हम फिर थोड़ा सा इसको रीकैप कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने ये बात पढ़ी थी कि ऑर्गेनेल जो हैं वो तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा हैं। वैसे हमने शुरू किया था और आज जो हमारे ऑर्गेनेल हैं उनमें पहला जो है वो है राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स जो हैं, अगर हम इनकी उसी तरह, आप याद है मैंने आपको कहा था कि आपने बताना क्या होता है, एक तो आपने उसकी लोकेशन बतानी है कि ये कहाँ पे ऑर्गेनेल पाए जाएंगे, दूसरे नंबर पे आपने उसकी बतानी है स्ट्रक्चर, और तीसरे नंबर पे आप उसका फंक्शन। अगर ये 3 चीज़ें आप क्लियर कर जाते हैं और अगर कोई मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन आती है तो वो फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब राइबोसोम्स के लिए 2 लोकेशन जो है ना वो ये मौजूद होती हैं। मसलन ये अगर आपके पास एक एनिमल सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, हम ये जो स्ट्रक्चर हैं ये रूटीन में बनाएंगे, ये सिंपल डायग्राम्स हैं, और दूसरे नंबर पे इनका फ़ायदा ये होता है कि आसानी से बन जाती है। तो एक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे अभी, जो एक सिस्टम पूरा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये इसके बारे में हम तफसील बाद में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। ये ऑर्गेनेल है, अलहदा पढ़ेंगे इसका टिश्यू। आज हम जो है वो पढ़ना चाह रहे हैं कि इसमें राइबोसोम्स इसके साथ लगे होते हैं ये, तो इन राइबोसोम्स का जिक्र हो रहा है इस तरह। तो कुछ राइबोसोम्स जो हैं वो फ्री फ्लोट कर रहे होते हैं, सेल के अंदर मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, और कुछ जो हैं वो इस तरह से अटैच होते हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। और ये जो दाने दाने से हैं ये भी राइबोसोम्स हैं। यहाँ ये बात समझ में आ गई। तो लोकेशन क्या हुई कि या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं या फिर ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, पहली बात। दूसरे नंबर पे आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो उससे पहले ये बात याद करें, न्यूक्लियस में हमने कहा था एक होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस मैसेंजर आरएनए बनाता जाता है। क्या बनाता जाता है जी? मैसेंजर आरएनए। और यही मैसेंजर आरएनए असेंबल होते हैं, जुड़ते हैं, तो दे मेक राइबोसोम्स। तो ये जो न्यूक्लियोलस है हमने कहा था कि ये क्या बनाता है, राइबोसोम्स। इस तरह राइबोसोम बनते हैं, मैसेंजर आरएनए बनते हैं, वो इकट्ठे होकर तो फिर जो है वो प्रोटीन्स के साथ मिलकर राइबोसोम्स, मैसेंजर आरएनए प्लस प्रोटीन्स, वो उनको बना देते हैं राइबोसोम्स। यानी ये 2 मिलकर तो राइबोसोम्स बने होते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर क्या है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, डबल मेम्ब्रेन नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, वो भी मेम्ब्रेन नहीं है, वो इसकी अपनी स्ट्रक्चर बनाने के लिए है। और इसमें 2 ही चीज़ें हैं, क्या, मैसेंजर आरएनए प्लस प्रोटीन्स। अब चूंकि इसमें मेम्ब्रेन नहीं है तो ये प्रोकैरियोट में पाया जाता है, यूकैरियोट में पाया जाता है, वहाँ भी इसका यही फंक्शन है। राइबोसोम्स का बुनियादी काम क्या है, इनके पास आती है मैसेंजर आरएनए, ये पैगाम लेके आते हैं, उधर से ट्रांसफ़र आरएनए आते हैं, और ये फिर यहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स इसके सामने जोड़ के तो प्रोटीन बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं ये अभी हम तफसील आपको 10th में समझाएंगे। फ़िलहाल हमारा टॉपिक क्या है कि ये राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर क्या है। राइबोसोम जो हैं 2 चीज़ों से बने हैं, मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन्स। और जब ये फंक्शन नहीं कर रहे तो ये यूं सब यूनिट्स में तकसीम हो जाते हैं। ये सब यूनिट्स हैं, एक छोटा सब यूनिट है और एक बड़ा सब यूनिट है। इस तरह से ये राइबोसोम जब ये काम कर रहे होते हैं तो ये जुड़ जाते हैं, और इस तरह ये इनका काम क्या है, बुनियादी तौर पे आरएनए से प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस इनका काम है राइबोसोम्स का।
बेसिक फंक्शन क्या है इसका? प्रोटीन सिंथेसिस, ये फंक्शन है इसका। तो ये राइबोसोम्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर ये काम कर रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। फिर ये आपने बताना है कि ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इसमें ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है, तो प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं था होता। तो एक तो ये ऑर्गेनेल है आपके पास। दूसरे नंबर पे जो ऑर्गेनेल है वो है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपके सिलेबस में है। माइटोकॉन्ड्रिया फिर दोबारा सेल बना लेते हैं, सेल के दरमियान न्यूक्लियस। अब ये जो हम पढ़ने लगे हैं, ये यूकैरियोटिक सेल का जो है वो एक ऑर्गेनेल है। इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, इसकी लोकेशन ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। अब आ जाए इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर, तो आप इसको यूं बना लें, इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बड़ी स्मूथ है, ये आउटर मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ बिल्कुल स्मूथ, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है उसकी मेम्ब्रेन यूं इन फोल्डिंग्स में चली गई है, यूं इन फोल्डिंग्स बना रही है, अंदर की तरफ के उभार इन फोल्ड है, इन फोल्ड। उसके अंदर इन फोल्डिंग्स को कहते हैं हम क्रिस्टी, क्रिस्टी। और इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पाया जाता है यूं। ये जो इन फोल्डिंग्स हैं, इसका बुनियादी जो पैटर्न होता है, ये जहाँ भी आपको इन फोल्डिंग्स मिलेंगी, विलाई में भी मिलेंगी, अभी हम पढ़ेंगे और भी जगह पे, तो इनका बुनियादी काम ये होता है कि ये इन फोल्डिंग सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए बनाई जाती हैं। देखो, अगर ये स्मूथ होता, बिल्कुल यूँ सीधा होता, ये अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, बाहर वाली भी मेम्ब्रेन ऐसी है। अब इस सरफेस के ऊपर जो भी काम होना है वो सरफेस थोड़ी अवेलेबल होती, लेकिन अगर ये इसको यूँ इन फोल्ड कर दिया जाए तो ये एरिया फैल के इतना ज़्यादा आपके पास सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सिंपल पैटर्न ये समझ लें। तो उसकी वजह क्या होती है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होने हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होने हैं। इसके ऊपर स्ट्रक्चर्स लगी होती हैं जिनको हम कहते थे F1 पार्टिकल। सेलुलर रेस्पिरेशन, बुनियादी तौर पे इसका फंक्शन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर एनर्जी को जनरेट करना, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन करवाने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं इस मैट्रिक्स में, ये हैं। अगर इसको मुकम्मल करना है तो ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। फिर इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो ये है कि इसके पास अपना डीएनए मौजूद होता है, इसके अपने पास इसका अपना डीएनए भी है और ये अपने इसमें राइबोसोम्स भी हैं। तो अभी हम आपको बाद में बताएंगे ये बात कि जिस स्ट्रक्चर के पास डीएनए प्लस राइबोसोम्स, एक प्रोसेस पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में आप ये पढ़ेंगे कि डीएनए वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है जिसके पास इंफॉर्मेशन है कोड की सूरत में, और उसको डी कोड करने की जिसके पास
कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो है राइबोसोम। तो बुनियादी तौर पे ये दो स्ट्रक्चर्स इसलिए होती हैं कि ये मिलकर क्या बनाएं, प्रोटीन। तो इसका मतलब है कि ये अपनी ज़रूरत के लिए वो तमाम प्रोटीन, ये प्रोटीन को भेजनी नहीं होती, प्रोटीन असल में वो एंजाइम्स ही हैं जो इसमें मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये खुद अपने लिए ऑर्डर जारी भी करता है, उसको ट्रांसलेट भी करता है, और उसके अंदर से जो है वो प्रोटीन बनाने का जो भी एंजाइम बनाने का अपने लिए ऑर्डर जारी करता है, तो ये काम करता है इसके अंदर। हाँ, ये ज़रूर फ़र्क है कि ये जो राइबोसोम्स हैं ये यूकैरियोटिक की निस्बत बैक्टीरिया से ज़्यादा मैच करते हैं, यानी यूकैरियोटिक से कम और बैक्टीरिया से ज़्यादा मैच करते हैं। तो ये एवोल्यूशनरी कंसेप्ट कहीं पे आता है कि शायद ये कहीं एवोल्यूशन हुआ है और ये कोई एक इंडिपेंडेंट शायद ऑर्गेनिज्म होता होगा या कुछ ऐसा जिसके पास अपना डीएनए भी है, राइबोसोम्स भी हैं, और ये फिर मर्ज कर गया है। लेकिन ये पहले कहीं पे बैक्टीरिया के साथ इसके राइबोसोम्स मैच करते हैं। तो ये इसका फंक्शन हो गया। क्या फंक्शन है? सेलुलर रेस्पिरेशन करवाना और उसके दौरान एनर्जी जनरेट करना रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, और वो भी कौन सी? एरोबिक। वो इसका काम है, क्योंकि एनएरोबिक वो उस दिन जो मैंने आपको एक बताया था कि ग्लूकोज टूटेगा लास्ट टाइम लेक्चर में, और साइटोप्लाज्म पढ़ाते हुए उसमें हमने कहा था कि ग्लूकोज टूट के ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस वो तो साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है, वो एनएरोबिक का प्रोसेस है। यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है या जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है वो इसने जाना है। अब इसके बाद ये कन्वर्ट हो गए, वो हम देखेंगे फिर वो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और बाकी के जो एटीपीज़ हैं, एनर्जी किस शक्ल में निकलती है एटीपी, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में भी मालूमात आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलती जाएंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें अनफोल्ड होती जा रही हैं वो आप समझते चले जाएं। जो इस वक्त आपका टॉपिक है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यूकैरियोटिक है, मेम्ब्रेन है इसके ऊपर इसलिए, और इसकी आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ है, जबकि ये इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली जो है ये कभी शायद सीधी होती होगी, लेकिन अब इसके अंदर बड़ी सारी इनफोल्डिंग्स हैं, अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ है। इन फोल्डिंग का मतलब ही होता है अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ। उसके अंदर बहुत सारे जो है वो ये मैट्रिक्स उस मटेरियल को कहते हैं, उस लिक्विड को कहते हैं, और ये जो इन फोल्डिंग्स हैं इनको कहते हैं क्रिस्टी। और बाकी के इसके जो फंक्शन है वो आपने देख लिया है कि इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन करवाने वाले एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम एनर्जी जनरेट कराते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया असल में सेल का पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? सेल का पावर हाउस। ये सेल को एनर्जी देगा बना के। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन नहीं कर रहे तो सेल एनर्जी जनरेट नहीं करेगा। सेल जब एनर्जी नहीं जनरेट करेगा डेथ हो जाएगी। तो ये दूसरा ऑर्गेनेल आपके पास आ गया। एक और ऑर्गेनेल जो है वो आपके पास सिलेबस में इस आज के लेक्चर के लिए है, वो है लाइसोसोम। अच्छा जी, लाइसोसोम जो है वो हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली, ये मसलन आपके पास एक लाइसोसोम पड़ा हुआ है, इसके अंदर एंजाइम है डाइजेस्टिव बड़े मजबूत किस्म के। तो लोकेशन आपने पहले बतानी क्या कि ये पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ऑर्गेनेल हैं साइटोप्लाज्म के यूकैरियोटिक सेल में। और बुनियादी तौर पे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या है, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर जो लिक्विड है वो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है। इसके अंदर जो भरे हुए हैं वो क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है बुनियादी तौर पे ये जब सेल के अंदर कोई
वैक्यूल कोई फूड मटेरियल लेके आता है एनगल्फ करके, तो ये लाइसोसोम उस फूड वैक्यूल के साथ मर्ज कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जैसे ही ये उसके साथ फ्यूज़ करता है, फ्यूज़ का मतलब मिल जाना, तो ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम उस वैक्यूल के अंदर जो टारगेट है जिसके ऊपर उसने वो मटेरियल डालना है उसके ऊपर ये अपने एंजाइम छोड़ देता है। तो वो जो फूड उसके अंदर मौजूद है वैक्यूल के, ये वैक्यूल और ये आपके पास लाइसोसोम, ये फ्यूज़ किए, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है वो एंजाइम उस फूड के ऊपर डाला जो वैक्यूल में है और उसने उसको डाइजेस्ट कर दिया। एक तो ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे लाइसोसोम जो है वो एक किस्म का फाउंड्री का काम कर रहा होता है, मेल्ट कर देता है, पिघला देता है, तोड़ देता है जो भी ऑर्गेनेल इसके कांटेक्ट में आना है, जिस चीज़ ने भी आना, वेस्ट मटेरियल भी आ सकते हैं, फूड मटेरियल भी आ सकते हैं। वेस्ट मटेरियल अगर इसके कांटेक्ट में आएगा ये उसको भी तोड़ देगा, उसके बेसिक कंपोनेंट्स में चीज़ों को तोड़ देना, रीसाइकल करना बुनियादी तौर पे वो इनका फंक्शन है। तो ये लाइसोसोम जो हैं ये डिड्यूव ने डिस्कवर किए थे 20वीं सेंचुरी में। तो एक ये ऑर्गेनेल है आपके पास, एक इसके साथ एक और ऑर्गेनेल है जो अभी आज हम पढ़ेंगे, वो है वैक्यूल खुद, यानी लाइसोसोम के साथ एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये आज से 3 साल पहले ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ था वैक्यूल। अच्छा, इसको हल करने का तरीकाकार ये है, अभी ये बुक में तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ में दिया हुआ है आपके पास, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा अगर लॉन्ग आ जाए तो उस पैराग्राफ में तो ये सेटिस्फाई नहीं होता क्वेश्चन, इसका मेरिट पूरा नहीं होता। तो फिर उसमें तरीकाकार ये है कि आप पहले तो इसकी लोकेशन बताएं कि भाई होता किधर है। तो अगर आप एक एनिमल सेल लें, जैसे ये आपके पास है, तो एनिमल सेल में तो छोटे छोटे वैक्यूल बहुत सारे फिर रहे होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल। लेकिन अगर आप प्लांट सेल लें, तो पहले उसमें छोटा वैक्यूल होता है, लेकिन जो जो उनमें पानी भरता है वो वैक्यूल आपस में फ्यूज़ होते रहते हैं और एक लार्ज वैक्यूल बन जाता है, बड़ा। वो इतना बड़ा है कि उसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पे चिपक जाता है, दबक जाता है छोटा सा। तो वैक्यूल जो है वो, ये तो इनकी लोकेशन हो गई कि साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म में फिर रहे हैं। ये कौन सा सेल है, जबकि ये क्या है, प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म में फिर रहे होते हैं वैक्यूल, मुख्तलिफ साइज़ के, मुख्तलिफ शेप्स के, जबकि प्लांट सेल में एक लार्जर वैक्यूल होता है जो कि पहले छोटा ही होता है, जब सेल नया नया बनता है तो उसमें छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, लेकिन जो जो पानी भरता जाता है इनमें और इनके अंदर सैप इकट्ठा होता जाता है, सैप कहते हैं सेल के अंदर पाए जाने वाले मटीरियल को, ये वैक्यूल के अंदर जो मटीरियल पाया जाता है उसको कहते हैं सैप। तो जैसे जैसे इसमें इकट्ठा होता है ये वैक्यूल सारे मर्ज कर जाते हैं और एक लार्ज वैक्यूल बन जाता है प्लांट सेल में। एनिमल में ऐसा नहीं होता। तो ये तो इसकी लोकेशन हो गई। दूसरे नंबर पे आपने इसकी जो है वो इनकी कोई स्ट्रक्चर बतानी है, तो उसके हिसाब से इसकी काइंड्स अभी मैंने बताई भी, इसके अंदर ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है और इनके अंदर जो मटेरियल है उसमें दो चीज़ें, 2-3 कम्बिनेशन है, यानी पानी है, साल्ट्स हैं और सॉल्यूट्स हैं। पानी है और साथ में इसके बहुत सारे सॉल्यूट्स हैं। तो ये आपने इसमें कर देना है। फिर इसकी कुछ काइंड्स आप बता दें, फिर उसके हिसाब से इसका फंक्शन आपको बताना पड़ जाएगा, बताना आसान हो जाएगा। मसलन कुछ वैक्यूल जो हैं वो फूड वैक्यूल होते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, खुराक को एनगल्फ करते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, उनको कहते हैं फूड वैक्यूल, जैसे ये कर रहा था। फिर कुछ वैक्यूल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। होता यह है कि जो एनिमल ख़ास तौर पे यूनिसेलुलर है ना, उनके अंदर कोई फंक्शन ऐसा सिस्टम नहीं होता, क्योंकि वो एक ही सेल वाले तो एनिमल होते हैं। तो उनके अंदर पानी बाहर से अंदर भरता जाता है सेल के, अगर वो पानी अंदर भर जाए तो सेल बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। तो ऐसे एनिमल क्या करते हैं कि इनके अंदर यूं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं ये पानी से भरते रहते हैं
मटेरियल से भरते रहते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब ये फुल भर जाते हैं तो ये सरफेस के करीब आके खाली होते हैं और वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकाल देते हैं। इस तरह के मल्टीपल वैक्यूल्स ऐसे एनिमल्स में मौजूद होते हैं, ऐसे सेल में मौजूद होते हैं जिनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है और ये उसमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो एक एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो दूसरे नंबर पे ये, पहले नंबर पे हमने कहा फूड वैक्यूल फूड भरती है, फूड डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वेस्ट मटेरियल और पानी वगैरह भरते हैं, फालतू जितना भी हो उसको एक्सक्रीट करते हैं। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन, ये इसका फंक्शन एक्सक्रीटरी फंक्शन। और कुछ जो है वो वैक्यूल जैसे ये हैं, ये हमारे पास उनकी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको और टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए पौधों में ये वैक्यूल काम कर रहे होते हैं। तो ये इस जो है ना वो आज का हमारा टॉपिक है। 3-4 नेक्स्ट ऑर्गेनेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई चीज़ रह गई हो या कोई बात ना समझ में आए तो आप अपने मुतल्लिका टीचर से पूछ सकते हैं। हमें अगर आप सजेशन देना चाहें तो आप मोर देन वेलकम। अल्लाह हाफिज़।